वो वेबसाइट डेवलपमेंट। ओके, वेबसाइट डेवलपमेंट, इसमें हम कवर अप करेंगे एचटीएमएल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और एनवायरनमेंट। जैसे कि पता होगा एचटीएमएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिससे नाम उसका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मतलब क्या, जैसे हम देखते हैं हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट एक टेक्स्ट ही है, लेकिन वो टेक्स्ट कैसे काम करते हैं, वो टेक्स्ट काम करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, लिंक्स हो टैग हो, है ना। अब केवल हाइपर टेक्स्ट का मतलब केवल टेक्स्ट ही नहीं होता, हाइपर टेक्स्ट का मतलब है इमेज भी हो सकती है हाइपर टेक्स्ट में, वीडियो भी हो सकता है। हम अगर इंटरनेट पे हम जाते हैं, जैसे यूट्यूब हम देख रहे हैं, यूट्यूब भी एक वेबसाइट ही है, ठीक है, लेकिन उसमें हम वीडियोस देखते हैं, वो भी हाइपर टेक्स्ट है, ठीक है। हम एनिमेशंस देखते हैं, वो भी हाइपर टेक्स्ट। अगर हम कोई टेक्स्ट स्टाइल्स में कुछ कंटेंट देखते हैं, वो भी हाइपर टेक्स्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। हाइपर टेक्स्ट मतलब कुछ टैग का प्रयोग करके हम ऐसे लैंग्वेज में कोड हम लिखते हैं जिससे इंटरनेट पे डेटा डिस्प्ले होता है, ठीक है। वो कहलाती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो इसको इसके इंस्टॉलेशन के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सॉफ्टवेयर है और क्या एनवायरमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा HTML5, चूंकि अभी विजुअल अभी हमारे पास विंडोज 10 है, ठीक है, विंडोज 12 है। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब जो पुराने HTML थे, जैसे HTML3 था या HTML था या कोर HTML था, उसके कुछ टैग मॉडिफाई होके अभी आधुनिक उसमें आते हैं, जो नए ब्राउजर्स अभी हमारे चल रहे हैं, ठीक है, उसमें अपडेट होके आते हैं, ठीक है। और उन टैग्स का सपोर्ट अभी जो रिसेंटली जो ब्राउजर है उसमें नहीं मिलता, इसीलिए उन टैग्स को हम अब प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। हम केवल उन टैग का प्रयोग करेंगे जो कि अभी रिसेंटली चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सभी को ये टर्मिनोलॉजी टैग वैग वगैरह समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? सर आपकी थोड़ी आवाज कट गई, फिर से बोले तो। मैं ये कह रहा हूँ कि हेलो। टैग वगैरह जो मैं बोल रहा हूँ, ये क्लियर हो रहा है, ये कंसेप्ट? कोई इशू तो नहीं इसमें? यस सर। नो सर। ठीक है ना? ठीक। इसके बाद हम देखेंगे एचटीएमएल के बाद हम समझेंगे CSS3 को। अगेन जैसे मैं बता रहा हूँ HTML5 वैसे CSS3 ठीक है। CSS का प्रयोग जैसे इसका नाम ही है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब एक शब्द आता कास्केडिंग, जो कास्केडिंग का मतलब, अगर कोई पूछे कास्केडिंग मतलब क्या, जैसे कोई बोलते ना कास्केड, कास्केड का मतलब है जो कई सारे कॉम्बिनेशन से मिलके बना हो, उसे हम बोलते हैं कास्केडिंग। स्टाइल शीट, जैसे मैं बताया, कास्केडिंग स्टाइल शीट मतलब ऐसी स्टाइल शीट जिसमें कि कई सारे टैग्स, ठीक है, क्लासेस, इन सब का प्रयोग करके हम डिजाइन्स करते हैं, ठीक है। और इसको हम कॉल करते हैं HTML में, जिससे कि HTML के पेज सुंदर दिखाई देते हैं, कलरफुल दिखाई देते हैं, ठीक है। और इसका यूज करने से हमें बार बार HTML के पेज में कोड नहीं लिखना होता, ठीक है। हम इसमें एक बार सेटिंग्स करते हैं, HTML के पेजेस ऑटोमेटिक उसके बिहेवियर को एक्सेप्ट करके डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो हम फिर पढ़ेंगे उस पर CSS3। इसके बाद हम बताएंगे आपको जावा स्क्रिप्ट। जैसे कि HTML के बारे में मैंने आपको बताया कि HTML क्या है। HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओनली क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें केवल क्या होता है, वेबसाइट डिजाइन होती है, समझ गए ना, वेबसाइट डिजाइन होती है, लेकिन हम इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। एक्शन परफॉर्म करने का मतलब कोई बटन बन जाए, बटन पे क्लिक करें तो कोई डेटा डिस्प्ले हो जाए, या कोई डायलॉग बॉक्स आ जाए, है ना, या कुछ कैलकुलेशन हो जाए, तो HTML में पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग करना होता है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट एक्शन लैंग्वेज है, एक्शन स्क्रिप्ट है, ठीक है, जिसका प्रयोग करके हम जैसे एक बटन बनाते हैं, ठीक है, हम दो टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं, हम इसमें लिख रहे हैं एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, नीचे लिखा रिजल्ट, तो 5 ऊपर लिखा, 6 नीचे लिखा, वो जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाले में 11 आ जाएगा ऐड होके, ठीक है। तो ये सारे एक्शन इस तरह के परफॉर्म किससे होंगे, जावा स्क्रिप्ट से, ठीक है। जब हमारा HTML ये सब कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम मूव करेंगे ASP.NET की तरफ, ठीक है, जो कि आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी है, फ्रेमवर्क है, ठीक है।
जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप डेवलप किया गया था। ठीक है, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है विजुअल स्टूडियो 2010। अभी बहुत सारे लेटेस्ट हैं, 2022 भी है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपकी लैब की कैपेबिलिटी क्या है, यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो 2010 तो वो एक्सेप्ट कर ही लेगा। एडवांस के लिए हायर कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अदरवाइज क्या, मशीन हैंग होगी, मशीन चलना बंद हो जाएगी। इसलिए हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। एडवांस एनवायरनमेंट में फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन ये फीचर्स तो रहते ही हैं। तो इसका हम इंस्टॉलेशन सीखेंगे कि कैसे इंस्टॉल करना है, क्या स्टेप्स होंगे। ठीक है, इसके रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग और जो हमारी ट्रेनिंग में जो सॉफ्टवेयर यूज होने हैं, ठीक है, वो सारे सॉफ्टवेयर मैंने अपने ड्राइव पे डाल दिए हैं। ठीक है, इस क्लास के बाद मैं उस सबको ड्राइव में शेयर कर दूंगा। तो जिनके पास अपनी पर्सनल मशीन है उसमें इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, और जिनके पास खुद की मशीन नहीं है वो यूनिवर्सिटी में जाके और वहां भी उसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और कोई इशू आता है तो आपने जो आपके यहाँ जो लैब में होते होंगे इंस्ट्रक्टर वगैरह, उनसे ही मदद ले सकते हैं आप, है ना। लेकिन इन सबको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ये इंस्टॉलेशन का ये प्रोसेस क्लियर होगा कि कैसे हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ASP.NET। इसमें आप देख रहे हैं डॉट नेट, एक देख रहे हैं टेक्नोलॉजी, और एक देख रहे हैं ASP। दरअसल आज हम देखें 20 साल या 25 साल पहले, 15 साल पहले की बात हम करते हैं। ठीक है, तो ASP होता था जिसे हम बोलते थे एक्टिव सर्वर पेज। ठीक है, और एक लैंग्वेज होती विजुअल स्टूडियो हुआ करती थी। फ्रेमवर्क नहीं था। ठीक है, जब डॉट नेट फ्रेमवर्क आया तो एक प्लेटफॉर्म पे क्या हुआ, सारी चीजों को इंटीग्रेट कर दिया। जैसे कि डॉट नेट का मतलब क्या है, नेटवर्क। ठीक है, तो डॉट नेट फ्रेमवर्क ऐसा फ्रेमवर्क है जो एक ही प्लेटफॉर्म पे या एक ही जगह पे सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराता है। उसे हम बोलते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क जब ASP के साथ आया, ठीक है, तो इसमें मल्टीपल लैंग्वेज मिलने लगी, मल्टीपल सपोर्ट मिलने लगा। ठीक है, ये हमारा काम सरल होने लगा इससे। ठीक है, तो जो ये हम देख रहे हैं ASP.NET 2010। ठीक है, इसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसमें लगभग आपको मिलेंगे टूल्स मिलेंगे, है ना। 12 से 15 टूल्स होते हैं डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, इसी के अंदर HTML टैग भी होते हैं, इसी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, वो सब हम एक्सेस करेंगे। HTML की प्रोग्रामिंग भी इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे HTML इससे, नोटपैड प्लस प्लस से हम बताएंगे आपको, ताकि आपको वो टैग्स जो हैं वो याद हो जाए, टैग, है ना। उन टैग की परफॉर्मेंस, उसमें आने वाली एरर से सारी चीजें आप सीख सकें, इसलिए हम आपको बताएंगे प्लस प्लस में। ठीक है, अभी हम एक्टिव सर्वर पेज पे या डॉट नेट पे नहीं बताएंगे। इसके बाद हम जो अब हमारे पास क्या, जब डिजाइनिंग वगैरह सीख लेंगे, ये सब चीजें सीख लेंगे, तो हमें डेटाबेस पे भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि भाई डिजाइनिंग बस नहीं, हमारा जो जो हमारी जो ट्रेनिंग है वो है डेवलपमेंट की। तो वेब डेवलपमेंट में डिजाइनिंग और डेवलपमेंट दोनों आएगा। डेवलपमेंट में हम एक लैंग्वेज सीखेंगे, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है। ठीक है, उस लैंग्वेज का नाम है C#। C# सुपर सेटअप है सी का, C++ का। ठीक है, जैसे C++ लैंग्वेज है, उसी का एडवांस फॉर्मेट है C#। ठीक है, जो कि फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कुछ नया हम कुछ इतने एडवांस ये नहीं सिखाएंगे उसमें। हम सिर्फ वो चीज सिखाएंगे जो कि डेवलपमेंट में काम आती है, जैसे कि डेटाबेस क्रिएट करना, सॉरी, वेरिएबल डिक्लेयर करना, वेरिएबल को असाइन करना, वेरिएबल को ओवरलोड करना। ठीक है, क्लास डिफाइन करना, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है, अब इनका प्रयोग करके बटन पे हम कोड लिखेंगे। कोड जब लिखेंगे तो जैसे हमने एक फॉर्म बनाया, गूगल फॉर्म जैसे अपना अपने फिल किया था, इसी तरह का हम ASP.NET एक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसका सिंपल उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे कि आप MP ऑनलाइन में जाते हैं और MP ऑनलाइन में अपना एडमिशन फॉर्म या सॉरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं। ठीक है, पूरा डेटा भरने के बाद, पूरा डेटा भरने के बाद क्या देखते हैं आप, एक बटन होती है नीचे, उस बटन पर हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, डेटा आपका डेटाबेस में सेव होता है। ऐसा होता है। जब ये आप देखते हैं इस तरह का जो एनवायरनमेंट देख रहे हैं, ठीक है, उसके लिए डेटाबेस की जरूरत होती है। वो डेटाबेस हम इसमें सीखेंगे SQL सर्वर में। अब इस SQL सर्वर में डेटाबेस कैसे बनेगा, उसकी टेबल्स कैसे बनेगी, उस टेबल में ज्वाइनिंग कैसे होगी, उस टेबल में प्राइमरी की कैसे सेट करेंगे। ठीक है,
उस टेबल में फॉरेन की कैसे सेट करेंगे, सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे एसक्यूएल सर्वर में। ठीक है, और इसको हम डॉट नेट से कनेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट, ये कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे सेशन। सेशन मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, सेशन मैनेजमेंट का यूज करके ही हम लॉग इन, लॉग आउट, स्ट्रिंग, ये सारी चीज सीखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हम अपने जीमेल में लॉग इन करते हैं, ठीक है, या फेसबुक में लॉग इन करते हैं, या इंस्टाग्राम में लॉग इन करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम अपनी मेल आईडी डालते हैं और पासवर्ड डालते डालते हैं। ठीक है, और लॉग इन करते हम अपना हमें अपना सेशन दिखाई देता है, मतलब हमें अपना लॉग इन दिखाई देता है। फॉर्म एक ही बना है। ठीक है, लोगों के सेशंस बनते हैं सभी के, जितने भी करोड़ों यूजर्स फेसबुक के यूज कर रहे हैं, उनके सेशंस बनते हैं। जब वो लॉग इन करते हैं उस पर, तो क्या होता है, उनका मेल आईडी, उनका जो पासवर्ड होता है, उनके डेटाबेस में स्टोर होता है, और उससे मैच करके वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स, आपका नाम, आपका कवर पेज, ये सब डिस्प्ले कराते हैं। तो ये सब चीज पॉसिबल होती है सेशन से। ठीक है, तो ये लॉग इन सेशन हो गया। और एक होता है लॉग आउट सेशन। लॉग आउट सेशन क्या है, जैसे हम लॉग आउट करते हैं, हम लॉग आउट, एक ऑप्शन होता है साइन आउट ऑप्शन होता है, जैसे उस बटन पर हम क्लिक करते हैं, सेशन आपका तैयार हुआ, तो वो सेशन क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, किल हो जाता है। ठीक है, या हट जाता है, डिलीट हो जाता है सेशन। तो वो सेशन हटते साथ क्या होता है, वो आपका लॉगिन फिर आपको दिखाई नहीं देता, जैसे आप करेंगे तो फिर से लॉगिन मांगे, ये होता है। एक है स्ट्रिंग, ये हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, सेशन स्ट्रिंग। सेशन स्ट्रिंग का मतलब ये है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कैसे डेटा को ले जाया जाए, या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कैसे डेटा आता है, इन सब की सेटिंग हम करते हैं किससे, स्ट्रिंग से। ठीक है, तो ये हम आगे सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा वर्क ऑन मास्टर पेज। मास्टर पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ जरा, हेडर फुटर क्या होता है, कौन मुझे बताएगा? इसमें 13 14 15 16 17 बच्चे हैं ना, बताइए हेडर फुटर क्या होता है? मुस्कान तिवारी, बेटा माइक ओपन करो, आप बताइए हेडर फुटर क्या होता है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बताइए। सर हेडर, जब हम किसी की हेडिंग लिखते हैं सर, वहाँ पे हेडर का नहीं नहीं यूज़ नहीं नहीं होता है। नहीं, कंसेप्ट समझो, कम से कंसेप्ट समझो बेटा। हेडर फुटर एमएस वर्ड में, ठीक है, यस सर। एमएस वर्ड प्रैक्टिकल किया होगा ना, पढ़ा होगा थोड़ा सा। यस सर, उसमें जो किया था। हेड उसमें जो हेडर फुटर बना है, हेडर जो बना है, हेडर फुटर जो कंसेप्ट होता है, वो क्यों देते हैं बताओ, कारण क्या है उसको देने का? उससे क्या फायदा है एमएस वर्ड में? सर हम्म। सर वहाँ पे ये भी हो सकता है कि हमको कोई भी चीज़ इजीली मिल जाती है उन पे जो भी होता है। तो जैसे क्या हो गया, इमेजेस हो गई, टेक्स्ट, पिक्चर, ये सब ऊपर रहते हैं सर हेडर पे। नहीं, और सरलता से समझने की कोशिश करो बेटा, हर चीज को बहुत क्लासिफाइड और इजी समझो, है ना, बहुत कठिन सोचने नहीं किसी चीज के लिए। हम उसका नाम समझते हैं हेडर फुटर। भाई यस सर। हेडिंग और फुटर तो हम बगैर उसके भी दे सकते थे ना, वो आया क्यों, ये ओरिजिन वाली बात है ना। आया तो आया क्यों वो, अगर आया है तो कुछ ना कुछ उसकी विशेषता होगी। हेडर फुटर की बेटा ये फीचर है हेडर फुटर का, कि यस सर। अगर सपोज आपको 2000 पेज की फाइल बनानी है, ठीक है, हम्म। तो आपको हर पेज में नंबरिंग करनी पड़ेगी, पेज नंबर, कठिन है। यस सर। तो फुटर में जाके हम पेज नंबर दे देंगे, तो हर पेज पे पेज नंबर अपने आप जुड़ जाएगा। क्लियर? यस। यस सर। इसी तरह से आप बुक वगैरह पढ़ते हो, आपने बुक्स पढ़ी होंगी, विद्या की बुक पढ़ी होगी आपने ना, एफसी के लिए, है ना। यस और सर। ऐसी चीजें पढ़ी होंगी, तो उस किताबों में सबसे ऊपर जो किताब के ऊपर तरफ लिखा होता है, जैसे कि हम अच्छी स्टैंडर्ड की बुक की बात करते हैं, ठीक है। सपोज यस सर। हमारे पास है C++ की बालागुरु स्वामी की हमारे पास एक किताब है, ठीक है। उसमें आपने यस। देखो हेडर में लिखा रहता है ई बालागुरु स्वामी, सभी सभी में लिखा रहता है, सभी सभी उसमें लिखा रहता है, हर पेज पे लिखा रहता है, लिखा होता है ना। यस सर। तो बेटा हेडर फुटर में जो हेडर होता है, उसमें अगर एक बार हम वो सेट कर लिख देंगे ना, और एक बार हम लोगो लगा देंगे, हर पेज पे वो आएगा। जितने पेज जनरेट हो जाएंगे उतने पेज पे आता चला जाएगा। तो फायदा नहीं, इससे फायदा क्या है, हमें हर पेज पे हेडर फुटर ऐड नहीं करना पड़ा, हमें एक ही बार ऐड करना पड़ा। कंसेप्ट यस समझे? सर।
यस और सर। यदि कभी गलती हो गई हेडर में सपोज, तो हर पेज को सुधारना भी नहीं पड़ेगा हमें। हम किसी भी पेज में जाके सुधारेंगे तो जो करेक्शन करेंगे वो सारे पेज में करेक्शन हो जाएगा। आप समझे कॉन्सेप्ट? यस सर। याद रहेगा हेडर फुटर? तो इतना यस सर। इजीली क्लासिफाई करके उसको समझने की कोशिश करो, बहुत कठिन नहीं समझना। ठीक है। तो जो मास्टर पेज है, मास्टर पेज भी उसी तरह का है। नाम क्या है? मास्टर पेज। अच्छा, मास्टर पेज से समझ रहे? मास्टर मतलब मास्टर कॉपी, समझते हो क्या होती है मास्टर कॉपी? कोई नहीं समझता। हाँ समीर जी, आप बताइए थोड़ा ना, मास्टर कॉपी और मास्टर पेज के बारे में कुछ पता है थोड़ा सा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए समीर जी। मास्टर पेज सर, ये भी हेडर फुटर से ही है क्या, जो प्रोफेशनल हाँ, होता है? लगभग उसी के कंसेप्ट को देखते हुए इसको बनाया गया है। मतलब मैं मास्टर कॉपी की बात करूँ, मास्टर कॉपी से क्या समझते हैं? मास्टर कॉपी से। देखो, इसको भी हम एकदम इजी कर दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है, सरल कर दे रहे हैं। आपकी मार्कशीट थर्ड सेमेस्टर की है, यस सर। तो आप क्या हर बार यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप में क्या उसी ओरिजिनल कॉपी को जमा कर देते हैं क्या? नो सर। हार्ड को 12वीं क्लास में आपकी मार्कशीट आई थी, ओरिजिनल कॉपी जमा करते हैं क्या? नहीं ना, उससे क्या करते हैं, फोटो कॉपी करते हैं ना। फोटो कॉपी करते हैं। और वो एक्चुअल वैसी निकल के आती है जैसी उसमें यस सर। है कि नहीं? तो वो मास्टर, वैसी यस सर। मास्टर पेज का कंसेप्ट ये है कि अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट में एक पेज तो होगा नहीं भाई, मल्टीपल पेजेस होंगे ना। हम्म। जैसे एमपी ऑनलाइन में आप हम्म। देखते हो तो मल्टीपल पेजेस होते हैं, लेकिन ऊपर का जो हेडर लिखा है एमपी ऑनलाइन और उसके जो मेन्यूज बने वो सेम रहते, सिमिलर रहते रहते ना, वो चेंजेस नहीं होते। यस सर। तो यस सर। मास्टर पेज में क्या होता है कि ऊपर का हेडर, नीचे का फुटर और जो सेक्शन हमको हर पेज में कॉमन चाहिए है वो हम फिक्स कर देते हैं। हम्म। ठीक है। अच्छा। और बाकी यस। पेजेस क्या होते हैं, उससे एड ऑन होके चलते हैं। तो बाकी पेजेस में क्या होगा, जो मास्टर पेज में जो चीजें है ना उसको चेंज करने की परमिशन अदर पेजेस में नहीं मिलेगी। उसमें एक सेक्शन होगा हम्म। जिसको हम डॉक्यूमेंट सेक्शन बोलेंगे। उस सेक्शन में डिजाइनिंग और जो भी कुछ करना करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमारी ओके। वेबसाइट क्या है, क्विकली डिजाइन होगी, फास्ट होगी, टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो एक एक पेज में आप हेडर डालो, फुटर डालो, पता चला 200 पेज की वेबसाइट बनी हम्म। है तो 200 पेज में जाके एडिट करो। पीएचपी आप करते होगे समीर जी ना? सर पीएचपी यस सर किए हैं। पीएचपी की तो सेकेंड पीएचपी में ईयर में। हेडर बनाया होगा आपने, हेड बनाया, हेड बनाया होगा। हाँ, उसमें अलग कोडिंग रहती है मतलब। अलग कोड हेड हम बना देते हैं, हेड को हमारे पेज पे कॉल कर देते हैं, ऐसा करा होगा, एक कॉन्सेप्ट है ना। यस सर। इस कॉन्सेप्ट से क्या है कि हमें अगर मीन्यूज में कुछ बदलाव करना तो एक ही बार बदलाव करना पड़ेगा, सभी पेज पे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम्म। वही ये मास्टर पेज है, यस ठीक है। सर। एकदम क्लियर ना कंसेप्ट ये सभी को? यस सर। ठीक, गुड। अब हम इसके बाद हम सीखेंगे लोगो रेंडरिंग और फैब आइकन। इसके बारे में किसी को पता है? अजम्पशन भी लगा सकते हैं, कोई डेफिनेशन नहीं है, आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है सभी लोग। और कोशिश करो कि इन्वॉल्व हो क्लास में, है ना। लोगो रेंडरिंग या फैब आइकन, किसी को पता है इसके बारे में? बताइए सर सुरेश जी। फैब आइकन हो, जैसे सेटिंग वेटिंग के जैसे आइकन्स होते हैं, या वो क्वेश्चन मार्क के आइकन्स, हेल्प हेल्प के, इस कुछ टाइप कुछ के। सही है लेकिन पूरी तरह से गलत है है ना। देखो मैं बताता हूँ आपको, एकदम इसको जनरलाइज कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, देखो। हम्म। ये देखिए, हमने ओपन किया गूगल क्रोम, ये देख रहे हैं ऊपर, ये सिंबल दिख रहा है, ये गूगल मीट का सिंबल यस दिख रहा सर। होगा आपको ऊपर, हल्का हल्का दिख रहा है यस ये। सर। यस सर। ये ऑटो, ये देखो व्हाट्सअप का दिख रहा है। आप ये सब आइकन यस देख रहे सर। हैं ना, जो ये आइकन्स मिल रहे हैं, कोई वेबसाइट ओपन कर लो आप, है ना। यस सर। जैसे ये ओपन हुई कि ये देखिए ऊपर एक सिंबल दिख रहा है,
ठीक है। तो ये जो सिंबल्स आप देख रहे हैं ना, यस सर। इन सिंबल को हम कैसे सेट करेंगे वेबसाइट में, हम सीखेंगे इस पे। क्योंकि हमारी जब वेबसाइट बनेगी, प्रोफेशनल वेबसाइट आप तैयार करोगे, तो उसके हेडर में उस वेबसाइट का लोगो होना चाहिए, ताकि उसकी आइडेंटिटी बने। ठीक है। और लोगो होने से क्या होता है, जो गूगल सर्च इंजन होता है उसको आसानी से समझता है और फिक्स करता है। आगे भविष्य में वो चीजें गूगल के सर्च इंजन पर रजिस्टर्ड हो जाती है, और आपके वेबसाइट को बेनिफिट मिलेगा जब ओल्ड होगी वेबसाइट तब। ठीक है। इसके बाद कुछ हम एडवांस चीजें कवर अप करने वाले हैं। यहाँ तक तो लगभग लोग बंद खत्म कर देते हैं करके आपकी ट्रेनिंग। ठीक है। लेकिन आप कुछ नया सीखें, क्या करें भाई, आप ऐसा कुछ सीखें कि ज्यादा आप स्टडी करके बता सके लोगों को ना, मैनेजमेंट कर सकें। इसलिए बाकी चीजें में इतनी सारी आपको मिसलेनियस इतनी सारी चीजें एक्स्ट्रा कराने वाला हूँ। ठीक है। यहाँ तक लगभग खत्म कर देते हैं लोग ट्रेनिंग करके, यहाँ से मैं और एक्स्ट्रा आपको बताता हूँ। ये तो लोगो रेंडरिंग एक चीज होगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एसईओ। कोई बताएगा मुझे एसईओ क्या होता है? सर सर्च इंजन वाला है क्या, सर्च इंजन? हाँ, सर्च इंजन वाला है। अच्छा, सर्च इंजन इसका इसका पूरा नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन। देखो, एक वेबसाइट अगर हमने तैयार कर ली, एक वेबसाइट बन गई है, तो वेबसाइट बनने का मतलब ये नहीं है कि अब सब हो गया काम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। वेबसाइट बनने से बस कुछ नहीं होगा। आप वेबसाइट बनने के बाद क्या होगा, उसका एसईओ भी करना होता है। भाई जब तक वो गूगल सर्च इंजन पे नहीं आएगी, कोई मतलब नहीं ना उसका। मार्केटिंग कई प्रकार की होती है। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग होती है, ऑफलाइन मार्केटिंग होती है। ऑफलाइन मार्केटिंग में पंपलेट्स बांटते हैं ना। और डिजिटल मार्केटिंग की बात अगर हम करें तो डिजिटली होगी, जिसमें कि गूगल, याहू, अब तो ये सर्वर गूगल ही चलता है अधिकतम, गूगल सफारी है, एमएसएन है, याहू का तो पता भी नहीं क्या है ना। तो इन पे हमारी वेबसाइट कैसे रैंक करे, कितनी जल्दी आए, ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट होगा एसईओ के द्वारा, जैसे हम बोलेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, वेबसाइट का डोमेन का नाम, ठीक है, डोमेन, अभी हाँ इसमें डोमेन मैंने मिसिंग कर दिया, डोमेन भी आपको बताऊंगा मैं कि डोमेन कैसे परचेज करेंगे, है ना, किस तरह से सेटअप करेंगे, किस तरह से हम उसका सर्वर नेम डालेंगे, ये सब आप इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है। तो एसईओ हम देख रहे हैं, तो एसईओ में आएगा कीवर्ड, आएगा उसका डिस्क्रिप्शन, आएगा उसके टैग्स आएंगे। टैग समझते हैं ना? इंस्टाग्राम तो सभी चलाते होंगे मेरे हिसाब से ना। इंस्टाग्राम में हैशटैग आप यूज करते हैं, ठीक है। हैशटैग शॉर्ट फॉर्म होते हैं उनके, जिससे कि वो डॉक्यूमेंट उससे इंटरेक्ट करता है, या उससे वहां तक पहुंचता है वो, है ना। और एक होता @ होता है, जिससे कि हम डायरेक्ट उस वेब पेज पर पहुंच जाते हैं। ये यूट्यूब की भाषा है और इंस्टाग्राम की भाषा है। ठीक है। उसी तरह से वेबसाइट पे भी ऐसे ही होता है, इसमें कुछ कीवर्ड्स हम डालते हैं, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो हम कीवर्ड्स डालते हैं कि बेस्ट यूनिवर्सिटी इन शहडोल, ठीक है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन शहडोल, ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटी इन शहडोल, ठीक है, बेस्ट साइंस साइंस यूनिवर्सिटी इन शहडोल, बेस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी इन शहडोल, ये कीवर्ड हो गए। ठीक है। तो हमने क्या कीवर्ड सारे हम उसमें डाल देते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे, और उसको गूगल पे ले आते हैं। जब वो हिट होना शुरू होती है, कीवर्ड क्या होता है, वो सर्च होते हैं उस पर बार 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 बार, ठीक है, और वो कीवर्ड के द्वारा क्या होता है, वेबसाइट वहां आना शुरू हो जाती है। ये कंसेप्ट कहलाता है एसईओ। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एसएमओ की तरफ। एसएमओ, इसको बोलते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, इसका मतलब ये कि हमारी वेबसाइट बन के तैयार हो गई है, अब उसको सोशल मीडिया पे भी हमें प्रमोट करना है। किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, किसी भी यूनिवर्सिटी का वेब पेज बनेगा तो उसके सोशल मीडिया लिंक्स भी होंगे। जैसे कि उस यूनिवर्सिटी का यूट्यूब पेज होगा, उस यूनिवर्सिटी का फेसबुक पेज होगा, उस यूनिवर्सिटी का ट्विटर भी होगा, उस यूनिवर्सिटी का गूगल प्लस पेज भी होगा। तो इन सारे पेजेस को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, और कैसे अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं इस ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है। एक लंबा सा एक दिन का पूरा सेशन होगा, इसमें यूट्यूब पेज कैसे तैयार करना है, यूट्यूब पे कंटेंट कैसे डालने हैं, उन कंटेंट्स को वेबसाइट पे कैसे लगाना है, वो सब हम आपको सिखाएंगे। ठीक है। तो ये है आपका सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद हम आपको, जब ये कंप्लीट होगा, इसके बाद हम आपको सिखाएंगे कंट्रोल पैनल।
कंट्रोल पैनल प्लेस का है। जैसे कि एक वेबसाइट आपकी तैयार हो गई, ठीक है। अब वेबसाइट तैयार होने के बाद वेबसाइट को कैसे ऑनलाइन करें, ठीक है, ताकि वो डोमेन से चले। तो इसके लिए हम सीखेंगे, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी प्लेस्क की, ठीक है। दो प्रकार की होस्टिंग होती है, एक होती है विंडोज होस्टिंग, विंडोज बेस्ड होस्टिंग, और दूसरी होती है लिनक्स बेस्ड होस्टिंग, ठीक है। विंडोज के लिए लगता है प्लेस्क, और और जो लिनक्स होता है उसके लिए लगता है सी पैनल, ठीक है। तो प्लस कंट्रोल पैनल से जैसे हमारा ये एमएस वर्ड में, सॉरी, विंडोज में जो कंट्रोल पैनल होता है ना, इससे हम पूरा कंट्रोल कर लेते हैं कि हार्डवेयर कैसा डालना है, यूजर कैसे बनाना है, डिलीट कैसे करना है। उसी तरह का इसका कंट्रोल पैनल होता है होस्टिंग का, ठीक है। तो ये हम आपको बताएंगे आगे। और इसके बाद हम सीखेंगे एसक्यूएल सर्वर 2012 हैंडलिंग, कि एसक्यूएल सर्वर जो 2012 वो कैसे हैंडल करें, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर भी दो तरह से उपयोग करेंगे हम, एक तो करेंगे ऑफलाइन, एक तो हम करेंगे इंटरनल, एक करेंगे एक्सटर्नल एसक्यूएल सर्वर का। इंटरनल जो होगा वो विजुअल स्टूडियो 2010 जो है उसके अंदर ही ये आता है, ठीक है, उसके अंदर ये रहता है, वो इनबिल्ड चलता है। दूसरा, कई बार मशीनों में क्या होता है कि ये सपोर्ट नहीं करता इंटरनल वाला, ठीक है। जैसे कि यदि आपकी मशीन में नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस डाला है, क्विक हिल एंटीवायरस डाला, तो कई बार इसको ब्लॉक कर देता है। उस दौरान हमें करना क्या पड़ता है, इंटरनेट को डिसेबल करके काम करना पड़ता है। ऐसे इश्यूज आएंगे आपको, लैब में भी आएंगे, घर पे भी आएंगे, ठीक है। कभी सर्वर काम नहीं करता है, ठीक है। तो सर्वर अगर दिक्कत करे तो आपका जो एंटीवायरस है उसको थोड़ा देर के लिए डिसेबल करना है, जब तक प्रैक्टिकल्स आप कर रहे हैं, ठीक है। उसको अपने आप नेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट पर डाल देना। जब वो रीस्टार्ट होगा तो एक्टिव हो जाएगा फिर से। तो हम ऐसे बंद करके काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट की होस्टिंग, एफटीपी, ठीक है। वेबसाइट होस्टिंग का मतलब क्या है, जो होस्टिंग स्पेस होता है उस वेबसाइट को उस पर डालना, तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं वेबसाइट होस्टिंग, ठीक है। और होस्टिंग क्या है, होस्टिंग ऐसा फीचर है जिसमें कि वर्चुअल जो सर्वर होता है, वर्चुअल सर्वर का हमको स्पेस मिलता है, और इस स्पेस में हम डेटा को रखते हैं, उसे हम कहते हैं होस्टिंग स्पेस, ठीक है। इसके बाद हम आपको जो जब हम ये यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है, कहाँ तक, ये यहाँ तक लगभग हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको तो सिखाएंगे, साथ साथ में आपके हम ग्रुप्स ग्रुप्स डिजाइन कर देंगे ना, ग्रुप बना देंगे, क्योंकि हमें इसमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी करने हैं, ठीक है। 5-5 6-6 पेज के, 10-10 पेज के हम कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे, जिसमें कि डेटा डिस्प्ले भी होगा, उसका एडमिन भी बनेगा, ठीक है। उसमें डिजाइनिंग भी होगी, उसमें फॉर्म भी बनेगा, फॉर्म से डेटा डेटाबेस में जाएगा, ठीक है। डेटाबेस से फॉर्म, डेटाबेस से जो डेटाबेस की टेबल होगी, उस टेबल से डेटा हमारा रिट्रीव भी होगा, ठीक है। फोटो भी हम अपलोड करेंगे, फोटो डिस्प्ले भी करेंगे, ये सब चीजें हम सीखेंगे, ठीक है, इस पे। तो इन माइनर प्रोजेक्ट्स में हम ऐसा काम करेंगे। सपोज हमारे पास 20 स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, तो 5-5 का ग्रुप बना के हम आ, 4 प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। और 4 प्रोजेक्ट्स आप में डिवाइड हो जाएंगे, और उसको आप लोग करेंगे साथ में, हम आपके साथ कराएंगे, ठीक है। और आप लोग अपनी लैब में परफॉर्म करेंगे। करने के बाद इस प्रोजेक्ट्स को हम जो होस्टिंग स्पेस है, इस होस्टिंग स्पेस में डालेंगे। हमारे पास है होस्टिंग डोमेन भी हमारे पास में, ठीक है। तो उसमें हम आपके सब डोमेन्स बना के उस पे इसको अपलोड करवा देंगे, ठीक है। तो आप लोग ये प्रैक्टिस हो जाएगी, क्लियर। इसके पश्चात ये एक्चुअली स्टेप्स नीचे हो गया, स्टेप्स ऊपर होना था। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम सिखाएंगे आपको कि प्रोजेक्ट का कैसे मैनेजमेंट करते हैं। मतलब कि यदि कोई क्लाइंट है, ठीक है, उस क्लाइंट की वेबसाइट बननी है, तो आपको पता होना चाहिए कि उससे कैसे आप बात करोगे, कैसे डेटा लोगे, ठीक है। कैसे उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट तय करेंगे हम, किस तरह से हम उसका जो कॉस्टिंग होती है कैसे उसको डिवाइड करेंगे अपने बीच में, अपने कंपनी के बीच में, या अपने जो एम्प्लॉयज हैं, आपके जो सहायक है काम करें उसके बीच में कैसे आप करेंगे काम, ये हम आपको सिखाएंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। कुछ एडवांस एक्स्ट्रा मिसलेनियस चीजें आएगी, ठीक है, वो मैं आपको कराते जाऊंगा, ठीक है। कि अपनी वेबसाइट में बैकग्राउंड साउंड कैसे पुटअप करें, ठीक है। यूट्यूब का पेज कैसे लगाएं, गूगल फॉर्म अपने वेबसाइट पे कैसे लगाएं, ठीक है। गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करें, ठीक है। गूगल मैप कैसे क्रिएट करें, गूगल मैप कैसे अपनी वेबसाइट पे लगाएं, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट हम इसमें आपको सिखाएंगे, जो कि मिसलेनियस के अंदर में रखा है। कुछ एक्स्ट्रा एडवांस चीजें होगी उसको हम कवर अप करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सिलेबस, लगभग सिलेबस मुझे ऐसा लगता है कि सभी को समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है इस पूरे ड्यूरेशन में। अगर किसी कोई प्रश्न हो
तो इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग पूछिए ना इस पे, ये पूछना है, कुछ और भी पूछना है ना, क्योंकि आज फर्स्ट क्लासेस को हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन क्लास, है ना। हेलो, आवाज पहुंच रही है अब तक? यस सर आ रही है, आ रही। हाँ, तो इसमें से देख लीजिए किसको क्या समझ में आ रहा है, किसको किसी से कोई क्वेश्चन करना है, हो सकता है कुछ आपको डाउट हो, ठीक है, या ऐसा लग रहा हो कि इसमें कुछ बोलना है, ठीक है, तो आप फ्री हैं इसके लिए ना। यहाँ कोई डांट नहीं पड़ने वाली है आपको, ठीक है। इंसल्ट नहीं करूंगा भाई मैं, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। सब कुछ प्रॉपर होगा, है ना, तो आप इससे निश्चिंत रहिए ना। ओके सर। आप अपने विचार रख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, फ्री रहिए, कोई कॉलेज वाली क्लास नहीं है इसमें आपको डांटा जाएगा ना, और कोई वो वाली बात नहीं, आपसे नहीं आती चीजें तो डरने की कोई बात नहीं है ना। आप निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार नहीं, पांच पांच बार पूछ सकते, कोई समस्या नहीं है। मैं हर बार आपको बताऊंगा, ठीक है। सर एक चीज ये है कि अगर इसमें आपने जैसे बोला है कि ये जो एसक्यूएल है और वीएस कोड, वीएस स्टूडियो हाँ 2010 है, हाँ। ये हम्म। मिनिमम है क्या कि मैक्सिमम इसी में करना है नहीं, ये मिनिमम है। इंस्टॉलेशन? मिनिमम का मतलब ये है कि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जो मशीन है वर्तमान में, यूनिवर्सिटी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि बहुत एडवांस मशीन हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी में i3 i5 मशीन नहीं मिलने वाली, ठीक है। और अगर आई होगी भी तो आई रैम फाइव चार एस है। जीबी ज्यादा नहीं होगी। रैम कितनी, 4 जीबी 8 जीबी होगी ना। हाँ, उसका नहीं पता सर, ठीक है, लेकिन वो आई आप फाइव है। इसके ऊपर अगर 2010 के ऊपर जाना तो मिनिमम रैम 16 जीबी चाहिए, ठीक है। और आपकी जो मशीन i5 भी होगी तो वो 7 जनरेशन की होगी लगभग, या 8 जनरेशन 10 जनरेशन होगी, लेटेस्ट नहीं होने वाली, ठीक है। तो यस। इश्यूज आते हैं अब। एडवांस करना चाहे कर सकते, कोई वो उसमें दिक्कत नहीं करने में, ठीक है। एडवांस में आपको और एडवांस चीजें मिलेगी, ठीक है, लेकिन नहीं इतना नहीं सर, मिनिमम होना जैसे चाहिए। हम लोग के पास जैसे अगर वो है हाँ। तो एडवांस में वैसे रन हो जाएंगे ना, जो कुछ कुछ जैसे कोड है वो हम्म। क्रॉस करके आ जाते हैं, कैसा क्रॉस करके मतलब? डीबग हो जाते हैं। मतलब कुछ कुछ कोड है एचटीएमएल में जो हम्म। उसके कोड अब चेंज हो गए हैं, मतलब अपग्रेड हाँ, अपग्रेड हो गए हैं। इसीलिए तो मैं ये बता रहा हूँ ना आपको, HTML5 इसमें वो चीजें रहेंगी जो लेटेस्ट चल रही है। अच्छा। वही इशू था ना जो पहले मैंने आपको बताया था ना, HTML3 HTML1 HTML4 में क्या इशू था। अभी HTML यस फाइव सर। पॉइंट जीरो कुछ 1 पॉइंट समथिंग चल रहा है, ठीक है। 5.2 के आसपास हाँ के सर। तरह उसमें जो लेटेस्ट एडवांस जो कोड से वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और अगर वो कोड में इशू आएंगे तो कौन सी वेबसाइट होगी जहां से हम इसको रेफर करें, जो कि वर्ल्ड वाइड चलती है, वो भी आपको मिलेंगे। ओके सर। वो सब सर अपन हम कर जो सकते हैं। वीएस कोड हाँ यूज बेटा अर्पिता। करते हैं और वर्चुअल हाँ स्टूडियो 2010 वाला, ये दोनों हाँ। सेम है? कंपनी तो एक ही है, दोनों को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, लेकिन इसमें चेंजेस है बेटा थोड़ा सा ना। एक्चुअल जो ASP.NET है वो .NET एनवायरनमेंट में काम करता है, ठीक है। और जो VS कोड है आपका, वो कोड के लिए बस प्रयोग होता है, ठीक है। आप ओके। ASP.NET जो 2022 आप लेटेस्ट देख रहे हैं उसमें आप PHP भी चला सकते हैं, ठीक है। जावा की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं आप, .NET की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, इस तरह से है, ठीक है। जो एस जो है ना, कोई मुझे बताएगा HTML में अगर हमें कुछ कोड लिखना है तो इसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? सबसे पहले तो होता है नोटपैड, ये पता होगा आपको। यस सर। नोटपैड है, वीएस कोड में भी होता है सर, विदाउट VS एनी कोड तो एक्सटेंशन। बहुत एडवांस है ना, नोट VS कोड है उसके लिए। नोटपैड है, ठीक है। यस। और ओल्ड हम देखते हैं, एक होता ड्रीम वीवर होता था, हाँ, ड्रीम ड्रीम। ठीक है। ड्रीम वीवर करके एक सॉफ्टवेयर था, ठीक है। लेकिन हमें जो सीखना है हम इस पे काम करेंगे, नोटपैड प्लस प्लस पे, ठीक ये है। अलग सॉफ्टवेयर है सर?
हाँ, ये बहुत सरल है, बहुत आसान है नोटपैड। इसी नोटपैड कंपनी ने ही बनाया है, उसका प्लस प्लस फीचर है, ठीक है। तो इसको हम देखें कैसे इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से हम काम करते हैं। बहुत आसान है इसको करना, ठीक है। अपनी हम मशीन, जो हमारी मशीन हमारी, इस पे कैसे इंस्टॉल करके हम देखेंगे। इस पर हम लिखेंगे नोटपैड प्लस प्लस, देखिए आ गया ना लिख के ऊपर, लिखते ही साथ आता है अच्छा। नोटपैड प्लस प्लस। जैसे हम इस पे करेंगे, ये देखिए सर्च आया, इतने इसके फीचर्स आ चुके हैं ये, ठीक है। ये एडवांस है 8V8.6.7, इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे इस तरह से एनवायरनमेंट खुल जाएगा ये देखिए इसमें सभी के लिए दिया है। जिसकी मशीन 32 बिट की उसके लिए है, जिसकी मशीन 64 बिट की उसके लिए है, ठीक है। इस तरह के सारे इनने फंक्शंस दिए हैं। साथ में इसके जो एरर से कुछ मोड होते हैं ना, वो मोड भी सारे इनने दे के रखे हैं सब। तो इसको पढ़ के आप काम कर सकते हैं एनहेंस करने के लिए। बट बेसिक्स जो हमारा, हम ये करेंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करना है, आपको इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, ये यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर बना जो कि 86 और 64 बिट दोनों में अपने आप चल जाता है, कुछ करना नहीं होता, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। तो ये देखिए दिख रहा है ये, एक आपको ये कैमिलॉन दिख रहा होगा, ये है ना, इस पर डबल क्लिक करना है। ये डबल क्लिक किया, ये देखिए डबल क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन हमारे पास आएगा। शो हो रहा सभी को? यस सर। नो सर, नहीं हो रहा। यस सर। अभी मैंने डबल क्लिक मैंने किया, वो नहीं शो हो रहा है ना, ठीक है। यस सर। देखो ये जो है ना, ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में कर रहा है डबल क्लिक। डबल क्लिक करने पे वो कहीं शो नहीं हो रहा, आप लोगों को डिस्प्ले नहीं हो रहा, मैं देख रहा हूँ ना, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, इसमें यस करना है, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे, ये पूछेगा फाइल इज इन हार्ड ड्राइव ऑन दिस कंप्यूटर, वेरीफाइड पब्लिश नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। और आएगा यहाँ पे यस और नो, तो इसमें आपको यस पे क्लिक करना है, ठीक है। यस, हाँ, वो ऑप्शन शो नहीं हो रहा था क्योंकि एक अदर विंडो थी वो, है ना, इसीलिए। अब देखिए यस करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आया, ये प्लीज सेलेक्ट अ लैंग्वेज, है ना। तो लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही रहने दीजिए, नेक्स्ट कीजिए। अब देखिए अगला पेज आया है ना, ये वेलकम टू नोटपैड प्लस प्लस V8 6.7 सेटअप, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। एग्रीमेंट है, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। सब माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है ना। और उनका ही, उनकी उससे बना है पूरा परमिशन से। ये GNU GPL अपेंडिक्स फाइल्स आए, ठीक है। इसको हम करेंगे एग्री। इसके बाद ये इसका पाथ ले लेगा जो कि सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स के अंदर इसको इंस्टॉल करने की परमिशन दे रहा है, ठीक है। इसमें स्पेस रिक्वायर्ड 12 MB का है, और अवेलेबल स्पेस हमारे पास 28 GB है। तो 12 MB अपना साइज लेगा। नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए ये लोकलाइजेशन, ये सब दे रहा है इस पे, ठीक है। ऑटो 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 कंप्लीशन, फंक्शन लिस्ट, प्लगइन्स, सब कुछ ही अपने आप देता है, क्योंकि हमारा जो पुराना नोटपैड है वो ये सब सुविधाएं नहीं देता था, ठीक है। क्रिएट शॉर्टकट हम कर लेंगे डेस्कटॉप पे, नेक्स्ट करेंगे। ये हमारा यहाँ पे इंस्टॉलेशन इसका हो जाता है। ये देखिए ये हो गया। ये पूछ रहा, हम फिनिश करते हैं। फिनिश करते ही साथ हमारे पास ये इसका डॉक्यूमेंटेशन ये सब आ जाता है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देखिए कुछ कोड्स लिखे हैं, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, इसको बंद करते हुए, ये देखिए ये सब एचटीएमएल का कोड है, आप देख रहे हैं ना। ये देखिए इसमें देखो जूम मैं कर पा रहा हूँ, जूम हो रहा है, मैंने जूम कर दी स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन हो गई। यस सर, यस सर, हो गई। और इसमें आप देख रहे हैं सारा कलर कोड में आ रहा है। इसमें क्या पहचानने में सरलता होती है हमें, किस तरह से हम पहचानेंगे। जैसे कि एचटीएमएल टैग लिखा हमने, इसमें गलती से एचटीएमएल की जगह एचटीएमएल कैपिटल आई लिख दिया मैंने, ठीक है। गलत हुआ, देखो एचटीएमएल टैग कैसे ब्लू कलर से होगा, तो इसमें एरर आ गई, एल रहे। तो ये सब जो पहचानने की जो पद्धति रहेगी ना, हम सीखेंगे इस पे। ये टैग जो है वो किस कलर का होगा, कैसा दिखेगा। अब देखो ये जो है ये टैग है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ये एचटीएमएल टैग है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट समझते क्या होता है एट्रीब्यूट?
सर एट्रीब्यूट हम्म, टाइप टाइप होते हैं, मतलब उसके वो नहीं नहीं, टाइप्स नहीं। चेंजेस करने, चेंजेस। एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी के गुण धर्म, उसकी पहचान, ठीक है, उसके एडवांस फीचर, उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। उन एट्रीब्यूट का एट्रीब्यूट उन एट्रीब्यूट का यूज करके हम उसको एनहेंस्ड कर सकते हैं। आप समझे नहीं समझे? एनहेंस करने का यस मतलब सर, है यस। उसकी फंक्शनैलिटीज है, उसके कुछ फीचर्स होंगे, उन फीचर्स को ऐड करते करते हम क्या कर सकते हैं, उसमें और भी फंक्शनैलिटीज को बढ़ा सकते हैं, उससे वो अधिकतम काम करेगा। अभी आगे पता चलेगा, मैं आपको एकदम क्लियर करूंगा सब चीजें, सब एक एक बारीक चीजें क्लियर होगी, ये टैग क्या है, क्यों लिखा, क्या लिखा, किस लिए लिखा, सब मैं बताऊंगा आपको, भी निश्चिंत रहिए आप, है ना। यस एक सर। ऊपर लिखते डॉक टाइप, ठीक है, जिस एचटीएमएल में डॉक टाइप लिखा रहता है ना, ये क्वेश्चन मार्क डॉक टाइप एचटीएमएल, ठीक है, ये इसकी पहचान है कि HTML5 का कोड है, ये क्या है, HTML5 का HTML5। कोड है। ये बात एकदम बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि आपसे कभी कभी वाइवा में इंटरव्यू से पूछा सकता है कि कैसे पहचानेंगे कि HTML का कोड HTML5 का है कि नहीं है। तो आप क्या बताओगे सर, उसमें ऊपर उसका डिस्क्रिप्शन रहता है ऊपर, जिसमें हम लिखते हैं एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML, इसका मतलब क्या है, ये HTML5 का कोड है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे हेड, ये सब चीजें इस पे आती है, ये सब कुछ आप देखो, ये स्क्रिप्ट है, ये सी शार्प, ये जावा स्क्रिप्ट लगी है, ये फंक्शन लगा जावा स्क्रिप्ट का, ठीक है। उसके बाद ये टैग्स दिख रहा है इतने सारे, फिर जावा स्क्रिप्ट, दो तीन जावा स्क्रिप्ट और लग गए, हेड टैग लग गया, ठीक है। फिर क्लास लग गई है, देखो ये CSS क्लास है, ये CSS के अंदर क्लास बनेगी, उसको हम यहाँ कॉल करेंगे, जैसे ही कॉल करेंगे उसकी फंक्शंस ऑटोमेटिक चलने लगेंगे, ठीक है। ये सब कुछ आप सर ये देख रहे हैं, पूरा जूम इन वेब जूम पेज आउट है सब। क्या? वेब पेज है क्या हाँ, ये सर? वेब पेज का एक, हाँ, एक पेज का कोड है, ये HTML पेज का एक कोड है ये, और ठीक है। मतलब एक पेज का एक कोड लिखा हुआ है ये, है ना, ऐसा है ये। और आप कोई वेबसाइट देखो, सब पे आपको कोड मिलेगा, कैसे कोड ओपन करते हैं, जैसे कि एक वेबसाइट हमने को ओपन की, कौन सी कर इंस्पेक्ट लेते, करके चलो। सर, राइट क्लिक करके। हाँ हाँ बिल्कुल, आप नहीं, इंस्पेक्ट करके तो ठीक है, और तरीके होते दूसरे ना, जैसे कि DRDO, बहुत दिन से मैंने साइट नहीं ओपन की, इस वेबसाइट से मैंने बहुत कुछ कोड सीखे हैं कॉपी कर करके, ठीक है। हाँ, इंटरनेट से जो हम चीज कॉपी करते हैं उसको कॉपी बोलते हैं, चोरी नहीं बोलते, ठीक है। याद रखना, क्या हम कॉपी कर रहे हैं, चोरी नहीं बोलना उसको ना। ये देखो, इससे कोड लिखा है, ये कोड चल रहा है, ये चल रहा कोड, एक ये कोड चल रहा है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ये सब चीजें हो रही हैं, ये DRDO की वेबसाइट बहुत अच्छी साइट है, बहुत अच्छी डिजाइन हुई है साइट ये। आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छा लग रहा होगा देख के इसको, वेबसाइट को। अब इसके कोड देखना है, तो ये URL होता है, वहां पे क्लिक करिए और कंट्रोल U दबाइए, जैसे ही कंट्रोल U दबाएंगे तो उसके ये कोड खुल जाएंगे, सारे कोड, ये देख रहे हैं, पूरा कोड हमने ओपन कर लिया। तो इसमें से हम इसको जूम करके देख लेते हैं क्या क्या किया है। डॉक टाइप HTML है, HTML लैंग्वेज है जो हमने लिखा था, प्रीफिक्स लगाया इनने, ठीक है। मेटा टैग में टाइटल डाल के टाइटल लिखा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, वही वेबसाइट पे दिखता है, देखो ये क्लिक करोगे तो ये आएगा, डिफेंस रिसर्च आ रहा है ना लिख के। तो टाइटल टैग में जो सेट करेंगे वेबसाइट पे आएगा। फिर शॉर्ट लिंक में इनने URL डाल दिया, ठीक है। यहाँ इनने फिर एक URL फिर से डाली है इकोनॉमिकल में, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन में पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया क्या क्या है, कीवर्ड्स में कीवर्ड डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट, कॉमा DRDO, कॉमा DRDO जॉब, इससे क्या आना शुरू है। ये मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन भी दे दिया, वेट्स दे दी इसने, हैंड, ये सब बना दिया इनने, बहुत अच्छा काम इनने किया साइट पे। अब आप देखिएगा सर ये एक क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ हाँ हाँ, बताइए। मेटा टैग का कुछ बता देते। मेटा टैग। मेटा टैग बताइए, मेटा टैग बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, मेटा का मतलब क्या समझते हो? डाटा एक, उसका हम्म, नहीं, डेटा थोड़ी होता है, स्टोर, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन मतलब करूंगा। अच्छा, ये छोड़ दिया, पहले मुझे बताइए डेटा क्या होता है। जिसमें कुछ चीजें स्टोर होती है, मतलब स्टोर करके रखी जाती है। डेटा नहीं, का ऐसा जो नहीं होता डेटा, डेटा स्टोर ऐसा थोड़ी होता है। जिसमें रहता। डेटा तो स्टोर, बाद में मैंने पूछा आपसे डेटा क्या होता है, बेसिकली मैं क्या आपसे बहुत बेसिक्स पे नहीं जा रहा हूँ मैं ना। यस सर। डेटा क्या होता है, डेटा?
सबका जैसे कुछ चीज जैसे कर रहे हो, सबका अलग अलग डाटा रहता है। जैसे मैंने कुछ कोड लिखा हम्म, और उसका फाइल बनाया, तो वो भी एक डेटा ही हो गया। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, डेटा की डेफिनेशन क्या कहती है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट। क्लियर हुआ? डेटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट। रॉ फैक्ट यस मतलब यस। हमने किसी जानकारी, किसी से डेटा एक्सेप्ट किया है, कुछ लिया है, तो वो कोई असाइन थोड़ी होगा ग्रुप में, या कोई ऑर्डर में फिक्स नहीं होगा। हाँ, जब उस डेटा को हम ऑर्डर में फिक्स करते हैं तो वो बन जाती है इंफॉर्मेशन हमारे लिए। बात समझ रहे हैं? यस सर। वो डेटा हमारे लिए इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो जो मेटा सर डेटा की कलेक्शन बात हम ऑफ क्या करते बोले हैं, सर? कलेक्शन ऑफ कलेक्शन रॉ फैक्ट्स, रॉ फैक्ट्स, कच्चे रॉ तथ्यों का फैक्ट। कलेक्शन या कच्चे तथ्यों का एकत्रीकरण, ठीक है, डेटा कहलाता है या आंकड़ा कहलाता है। आंकड़े यही तो होते हैं, लोग देते हैं, यहां से वहां से लिख दिया, लेकिन जब तक हम इसके तह पे नहीं जाएंगे वो कहाँ से आया, क्या आया, कैसे आया, तब तक वो डेटा है। और जब ये पहुंच जाते कि कहाँ से आया, कब आया, किस लिए आया, कितना आया, क्या आया, इसका जब सेट बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा, ऐसी डेफिनेशन कही जाती है। ठीक है? जो इंफॉर्मेशन होती है, डेटा का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, नाम है, हमने लिखा मुस्कान, सरनेम में तिवारी, क्लास में बीएससी, सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ईयर में फोर्थ ईयर, यूनिवर्सिटी में ये यूनिवर्सिटी, रोल नंबर ऐसा लिख दिया। तो ये क्या होगा? ये क्या हुआ? एक एक इंफॉर्मेशन हुई हुई ना। हम इस लाइन से इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन निकाल सकते पूरी। अब मैं लिखूं ऐसा कि हमने लिखा राजा राम, ठीक है, फिर वहां लिखा कुछ और, ठीक है, पर यहाँ लिखा एज, हमने वहां डाल दी क्लास, ऐसे करके बिखरा के पूरा कर दिया, तो किसी को क्या समझ में आएगा? चलो आप लोग समझ रहे हो, ठीक है, लेकिन जो बीएससी अभी थर्ड ईयर का जो स्टूडेंट अभी जो आया है उसको दिखाओगे तो क्या समझेगा? वो कुछ नहीं, वो तो बोलेगा ये कचरा लिखा पूरा ये। लेकिन जब उसको हम एकदम सेट कर देंगे, जैसे कि राजा राम, क्लास ये ऐसे करके सेट बना देंगे, तो क्या होगा? वो एक इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। क्लियर है? इंफॉर्मेशन। कोई डाउट तो यस नहीं सर। इसमें? डाउट जैसे कुछ नो है नहीं सर। चीज इसमें, एकदम सिस्टमेटिक नहीं तरीके से सर। समझना है और सोचना है, एकदम फिक्स होगी वो चीज, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है? तो हम बात करें मेटा डेटा की, तो डेटा समझ में आ गया ना। अब हम बात करें यस सर। मेटा डेटा। तो मेटा, जो जो मेटा डेटा होता है, मेटा डेटा का सीधा सा डेफिनेशन होता है, डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। ठीक है? मेटा डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा, मतलब कि डेटा के बारे में जो और डेटा होगा अधिकतम, उसको हम बोल देंगे मेटा डेटा। क्लियर है? उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे कि ये मेटा है, इसका डेटा है टाइटल, क्या बोला, नेम क्या दे रहा है? टाइटल। लेकिन इससे किसके बारे में पता चल रहा है? और इसके बारे में पता चल रहा है। देख रहे हैं आप ये यस सर। डेफिनेशन क्या बोली मेटा डेटा की? डेटा अबाउट डेटा, मतलब जो डेटा है वो और किसी डेटा के बारे में जानकारी देगा अधिकतम, उसको हम बोलेंगे मेटा डेटा। जैसे कि इसमें टाइटल लिख रहा है, तो ये टाइटल के बारे में पूरी जानकारी इसने दे दी। ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है डिस्क्रिप्शन, तो पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया। यहाँ पे दिख रहे कीवर्ड्स, तो यहाँ पूरे कीवर्ड्स हमने लगा दिए जितने कीवर्ड्स होते हैं। इसी को तो बोलते हैं मेटा डेटा, है ना, डेटा अबाउट डेटा, इस डेटा के बारे में डेटा, इस डेटा के बारे में, इस डेटा के बारे में डेटा, इस कॉल मेटा डेटा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मेटा डेटा का प्रयोग यस सर। करके हम टाइटल टैग, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, व्यू पोर्ट, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी चीज इस पर लगाते हैं। ठीक है? क्लियर? और जिसमें जो लिंक आप देख रहे हैं, एक और टैग देख रहे हैं, लिंक देख रहे हैं, लिंक, रेफरेंस, अल्टरनेटिव, ये दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप ये चीज? यस इनका सर। प्रयोग करके हम सीएसएस को कनेक्ट कर सकते हैं, बाहर से आने वाले लिंक्स को कनेक्ट कर सकते हैं, प्लगइन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इन सबको कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किसका होगा? रिलेशन टैग का, लिंक टैग का। लिंक टैग, इसका एक एट्रीब्यूट है रिलेशन। ठीक है? ये एट्रीब्यूट ही सारे, नेम, रिलेशन, ये सब दिखने एट्रीब्यूट्स ही कहलाते सारे। ठीक है? तो ये क्लियर है, या कोई डाउट, कंफ्यूजन किसी को? नो सर। और कोई भाई जो इतने सारे साथ में जुड़े हैं, है ना, इनको कोई डाउट नहीं हो रहा? कैसा समझ में आ रहा? एक बात याद रखना, मैं दूसरे दिन ना 5 मिनट रिवीजन भी करवाता हूँ हर क्लास का, जैसे आज हमने जो पढ़ा है
उसका रिवीजन नेक्स्ट डे होगा। ठीक है, 5 मिनट का रिवीजन होगा, तो 5 मिनट में रिकॉल हम सारी चीजें करेंगे। अगर किसी को छूट गया, कोई जल्दी गया छोड़ के, रिवीजन कर लेगा। लेकिन रिवीजन में आपका सहयोग भी चाहिए, आप लोग भी बताते चले साथ साथ, है ना। तो थोड़ा क्लास इंटरेक्टिव रहेगी। ओके, वन वे क्लास नहीं होगी। क्लियर है? कोई डाउट किसी को नहीं? यस सर। तो हमने क्या सीख लिया? इंस्टॉलेशन सीख लिया। ठीक है, अब हम यहां से शुरू कर रहे हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं एचटीएमएल की प्रोग्रामिंग। ठीक है, ठीक है, सर एक एचटीएमएल चीज की और प्रोग्रामिंग पूछना शुरू। था सर। हाँ हाँ, पूछे। जैसे अगर नोटपैड प्लस प्लस जो है, इसको करना जरूरी है कि वीएस कोड से भी कर सकते हैं? देखो, आपसे आता है वीएस कोड, आपने चीज सीख ली, यस। आपको टैग्स पता चल गए ना, उसकी हैंडलिंग समझ में आ गई, टैग की कैसे होते हैं, क्या होता है, कैसे एरर डिटेक्ट यस करते सर। हैं, सब चीजें क्लियर है। यस सर, एरर होता तो वो अलग हो जाता है, कलर भी उसमें भी ऐसा ही। ठीक है, तो अगर आप यूज करते हो, आप कर सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। लेकिन मिनिमम नहीं, ये है जैसे कि अगर अभी हम कुछ नोट पर प्लस। हाँ हाँ, कुछ कुछ और हो, क्या पता डिफरेंट हो उससे, तो वो पूछना था सर। डिफरेंस में कुछ भी नहीं है सर, डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये है कि इसमें इसमें क्या, जो नोटपैड प्लस प्लस है, ये एचटीएमएल टैग के हिंट्स अपने आप देता है। ठीक है, हिंट ये प्रोवाइड करता है कि कौन सा टैग ओपन है, कौन सा क्लोज करना है। ठीक है, एरर्स आने वाली जो एरर होती है उसको सॉल्व कर देता है ये। कलर कोड मैंने अच्छा। जो दिखाया, उस कलर कोड के हिसाब से चलता है नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, ये सब फंक्शन है नोटपैड पे, नोटपैड प्लस प्लस पे। ठीक है, यही लगभग सारे वीएस कोड में होंगे आपके। यस सर, एक्सटेंशन सब सब होगा। लगभग वही सेम है, लेकिन कंप्लीट है। ये है कि वीएस कोड एडवांस है। ये 6 MB 7 MB का होता है। मार्कअप लैंग्वेज कंसेप्ट लिखा है। ठीक है, तो H फॉर हाइपर, P फॉर टेक्स्ट। ठीक है, दरअसल इसको एक साथ पढ़ा जाता है, हाइपर टेक्स्ट, HTML। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है? ऐसे टेक्स्ट जो कि किसी टैग से मिलके बनते हैं। ठीक है, मतलब टेक्स्ट तो रहता है, टेक्स्ट है, लेकिन टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट नहीं है। हर चीज को किसी टैग के रूप में लिखा जाता है। समझ रहे हो ना? हाइपर टेक्स्ट का मतलब समझ रहे हैं? यस सर, मतलब टैग के तो जरिए टैग लिखा जाता है। टैग के रूप में ही लिखा जाएगा। मतलब आपको एक, अगर एक एक, एक यूनिवर्सिटी के बारे में लिखना है, तो नॉर्मल नहीं जाएगा, वो पैराग्राफ टैग के अंदर जाएगा। ठीक है, तो वो क्या रहेगा? हाइपर टेक्स्ट। हमारी मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप का मतलब समझते हैं? मार्कअप मतलब क्या? मार्कअप एक एचटीएमएल अच्छे से पता होना चाहिए कि एचटीएमएल का मतलब क्या है, तो मार्कअप का मतलब क्या है। मार्कअप का सीधा मतलब होता है कि एक स्पेसिफाइड। ठीक है, स्पेसिफाइड का मतलब है कि इसी तरह से ही लिखना है। समझ रहे ना? मतलब हमने लिखा पैराग्राफ टैग। ठीक है, इसमें से ये पैराग्राफ टैग है, ये मार्कअप किया गया है कि ऐसे ही लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है। आप समझे? यस सर। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब समझ गए ना? हाइपर टेक्स्ट मतलब ऐसे टेक्स्ट जो इंटरनेट पर लिखे जाते हैं। ठीक है, जो जो एक निश्चित फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, उस फॉर्मेट को तय किया गया है, जिसको हम बोलते हैं मार्कअप। ठीक है, और जो भाषा बनाई गई है वो लैंग्वेज, एचटीएमएल लैंग्वेज ये कहलाती है। तो एचटीएमएल की डेफिनेशन क्या कहती है? HTML stands for Hypertext Markup Language, which is used to designing a web page. ठीक है, क्लियर है? अब हमने जो अभी बात की आपसे कि कैसे करना है, क्या बात हम कर रहे हैं, तो ये उसका उदाहरण है। ठीक है, हमें हेडर लगाना था, टाइटल लगाना था, तो हमने टाइटल टैग का प्रयोग किया। ठीक है, हमें लिस्ट बनानी थी, तो हमने लिस्ट LI टैग का यूज किया। ठीक है, हमें पैराग्राफ लिखना था, तो हमने P टैग का यूज किया। ये देखिए,
पैराग्राफ लिखा ना, सर्विस जस्ट क्लिक टू पायनियर प्लेस, है ना, players in the finance industry, specialization in loans, in credit, repair, सब ये सब लिखा हुआ जो भी है, ठीक है। इसको लिखने के लिए हमने पैराग्राफ टैग का प्रयोग किया। इसके ऊपर हमें हेडिंग बनानी थी तो हमने हेड टैग का प्रयोग किया, ठीक है। ये आप सब देख रहे हैं ना, ये सब आपको दिखाई दे क्लियरली। ये जिनका प्रयोग हम कर रहे हैं ये कहलाते हैं टैग, ठीक है। और लैंग्वेज तो लगभग क्लियर होगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यस सर। सभी को क्लियर है? हाँ, ठीक है, एकदम क्लियर है ना। नोट भी आप कर सकते हो, नोट कॉपी पेन आपके पास लेके बैठे नोट करें। अब मैं इसके बारे में आगे बताने वाला हूँ। टैग क्या होता है? टैग अगर कोई पूछे टैग क्या है, क्या बताएंगे? टैग एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि एचटीएमएल में जो कोड लिखते हैं उन कोड को लिखने का एक तरीका है, एक पैटर्न है, एक मेथड है, ठीक है। ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि W3 जो W3C है उसने इसको डिजाइन किया है, ठीक है। टैग को बेसिकली हम क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं। यहां हम लिखते हैं टैग नेम, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टैग। कोई बता सकता है मुझे टैग कितने प्रकार के होते हैं? सर ओपन टैग, क्लोज टैग बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, साइन है। एक होता है ओपन टैग, ओपन टैग भी बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे सिंगुलर टैग, और दूसरा होता कंटेनर टैग। स्पेलिंग गलत हो मुझे बताना, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकती है, कोई इशू नहीं है। ये कंटेनर टैग। दरअसल सिंगुलर टैग जो होते हैं, ठीक है, सिंगुलर टैग की स्टार्टिंग होती है, ठीक है, बट नॉट एंडिंग, ठीक है। और जो कंटेनर टैग होते हैं बोथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग, ठीक है। एग्जाम्पल VR, डेल, इन सब की ओपनिंग बस होती है, ठीक है, एंडिंग नहीं होती। अच्छा, और जो ये वाले होंगे इसमें आता है टाइटल, क्लियर है ये चीज? अगर कोई पूछता है कि टैग कितने प्रकार के होते हैं, क्या बताऊं कि दो प्रकार के टैग होते हैं, एक होता है सिंगुलर टैग और एक होता है कंटेनर टैग, टैग है ना। सिंगुलर टैग को कुछ और ही बोलते हैं ना, और भी कुछ ये बोली जाती है, और कंटेनर टैग को भी कुछ और ऐसे शब्द होते हैं जो लोग यूज करते प्रोग्राम में, लेकिन जो बेसिक्स है शुरू से चला है वो यही था
सिंगुलर और कंटेनर। कंटेनर में एक शुरुआत होगी, एक एंडिंग होगी, है ना। एक टाइटल लगता है, टाइटल बाद में क्लोज करना होता है। अगर क्लोज नहीं करोगे तो जो आने वाला टैग है उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, और उसके जो फीचर्स के अंदर चले जाते हैं, ये इश्यूज होते हैं। तो हमें याद रखना होता है कि कौन सा टैग कहाँ ओपन हो रहा है, कहाँ क्लोज हो रहा है। ये बहुत बेसिक्स है, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी में प्रोग्रामिंग करोगे HTML की, या बड़े कोर्स करोगे जावा में या PHP में, जो वेब डेवलपमेंट की तरफ होगा, वहां इन सब का बहुत फर्क पड़ेगा। अगर एक टैग कहीं बंद हुआ तो पूरी वेबसाइट गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। एक टैग के कारण पूरी वेबसाइट, कुछ भी हो सकता है वेबसाइट पे, कुछ नहीं कह सकते आप, है ना। एक टैग गड़बड़ मतलब पूरा का पूरा कोड करप्ट हो सकता है, ये इश्यूज आते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये वेबसाइट देख लो आपकी, ये देखना वेबसाइट, ये आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। यस सर। इसके ने गलती करी है, ये कहीं भूल गए हैं कुछ टैग वैग बंद करना, कुछ करना, जिसके कारण ये वेबसाइट पूरी ओवरलैप पड़ी है, एक के ऊपर एक चढ़ जाती है वेबसाइट कभी कभी। ये तो था इसका डेस्कटॉप व्यू, इसका मैं मोबाइल व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, आप देखिए वेबसाइट, ये देखिए, रिस्पॉन्सिव नहीं है मतलब। कोड गड़बड़ है ना, इश्यूज तो आएगा वो, ठीक है। कोड प्लगइन्स पे ध्यान देना होता है, कई बार प्लगइन्स एक्सपायर होते हैं। ये कोड अभी हमने डिजाइन की परफेक्टिंग वेबसाइट, ठीक है, अभी कंपनी की तरफ से डिजाइन हुई है, ठीक है, इस पे भी काम चल रहा है अभी। ये देखें, ये रिस्पॉन्सिव, क्लियर है एकदम। ये सर। तो ये सब देखने होते हैं इसमें, ठीक है। तो टैग का ये बेसिक्स यूज है ना, ये क्लियर हुआ सभी को, कोई डाउट तो नहीं किसी को। नो सर। नो सर। सर HTML में तो ये कंटेनर टैग ही पूरा यूज होता है ना? नहीं बेटा, ये भी होता ना, नहीं नहीं। जो हमको रो ब्रेक करना होगा तो BR टैग हम लगाएंगे, अगर कोई डेटा डिलीट BR करना टैग। डेल टैग लगाएंगे। डेल टैग का प्रयोग कहाँ होता है, कोई बताएगा मुझे? डेल टैग मे भी डिलीट करने के लिए कुछ नहीं होता डिलीट, तो डिलीट बटन से आएगा। तो शायद क्रॉस हो लग जाता है शायद वर्ड में। जैसे अपन लिखते ना, देखो हम बताते, इसका उदाहरण बताऊंगा अभी तुरंत याद आएगा आपको, ठीक है। 45,000 में लैपटॉप मिल रहा था, ठीक है, लेकिन अब लैपटॉप मिल रहा कितने में, मात्र इतने में, ठीक है। तो ये जो लिखा है ये कंटेंट, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जाके, और क्रॉस लग जाता है मतलब वो लाइन खींचती है। बिल्कुल, डबल स्ट्राइक थ्रू, सिंगल स्ट्राइक थ्रू ये दिख रहा मुझे HTML इसमें लाइन आ जाती है, वो सब सर तेल वेल जब करता है तो ये देखो, ये ऐसा हो जाता है डेल टैग का प्रयोग करके। जब कभी आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट आप डिजाइन करेंगे तो वहां अगर रेट आपको दिखाना है ना, तो जो भी पैराग्राफ होगा उसके उस पैराग्राफ को डेल के अंदर डाल देना बस, तो वहां जितना कंटेंट आएगा ना सब में क्रॉस करके ही आएगा, इस तरह का। तो डेल टैग, HR टैग, ठीक है, HR भी एक होता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन जो ठीक है, हॉरिजॉन्टल लुक। जैसे कि हमने लिखा अबाउट कॉलेज, ठीक है, और इसके नीचे सीधा लाइन खींचना शुरू हो जाएगी, ऐसी अपने आप आ जाती लाइन, कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये HR टैग का प्रयोग, तो ये सिंगुलर टैग कहलाते, ठीक है। और भी होते हैं बहुत सारे टैग, मुझे भी याद नहीं है ना, जब प्रोग्रामिंग करते अपने आप याद आ जाते हैं, जहां जहां जो आवश्यकता होती है ना, तो अपने आप वहां सेट होना शुरू हो जाती है चीज रहती है, ठीक है। और
इन इन कंटेनर टैग का तो लगातार प्रयोग होना है ना, और इजीली होता रहेगा। और एक मैं वेबसाइट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सभी के लिए ये वेबसाइट देख लें, ठीक है। एमएच W3 स्कूल, कॉलेज, नहीं एमएच कॉलेज नहीं, W3 स्कूल, ठीक है। W3 W3 स्कूल में हर जो अभी रिसेंट जो टैग चल रहा है ना करंटली, ये यही यूज करते हैं। ये जो W3 लिखा ना, ये इसके द्वारा बनाया गया ये ये W3CSS जो है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है बड़ा। यस सर, इस पे हमने स्टडी भी की है काफी कुछ। हाँ, तो 199 से लेके अभी तक लगातार चल रहा है, इसी इसी यही काम कर रहा है सब चीजों को लेके ना। तो इसमें तो लगभग सारे कोड्स दिए हैं आपको, कभी कोई कोड में इशू आए तो इन पे जाके कोड आप ले सकते हैं, ठीक है। और सर्टिफिकेशन करना तो गेट सर्टिफाइड, मतलब यहाँ से कोर्स भी कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, HTML का ट्यूटोरियल पूरा, ये देखिए बना हुआ है, ठीक है। ये प्रैक्टिस करनी तो प्रैक्टिस का सेशन भी मिलता है यहाँ पे, ट्राई सेल्फ करके आप ये 2 सेक्शंस आपको मिल जाएंगे। इस सेक्शन में कंपाइलर भी आप रन कर सकते हैं। जैसे लिखा टाइटल पेज या हेडिंग लिखिए, दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ नॉट हेडिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये रन करेंगे, इस तरफ ये आगे कंटेंट आ गया ना। अब जैसे ये है पैराग्राफ, यहाँ पे मुझे कलर डालना है, तो मैंने लिखा स्टाइल डबल कोट कॉलर और यहाँ लिख दिया रेड, ये देखिए आ गया, ये हो गया। ये दूसरा होता है कलर कोड का प्रयोग करके, ये कलर कोड प्रयोग कर लिए, ठीक है। तो किस तरह से चलता है, देखो ये लगा नहीं, जैसे हेडिंग टैग है, मैं हेडिंग टैग लगाना भूल गया ऐसा। अब देखो क्या होगा, नई लगाने से क्या फंडा है, नई लगाने से नीचे वाला डेटा भी हेडर की तरह हो गया। आप समझे हेडर का मतलब, ऐसे एरर आती। और यदि यहाँ पे टाइटल टैग ही लगाना भूल जाते, सब घुस जाता टाइटल टैग के अंदर, मतलब जितनी चीजें ना सब टाइटल टैग में चली गई। एकदम क्लियर है, सब कुछ टाइटल टैग के अंदर चला गया। इसलिए टैग को बंद करना बहुत जरूरी है, इसलिए कंटेनर टैग होते हैं, ठीक है। एकदम क्लियर है। तो ये जो W3 स्कूल है, इससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यदि आपको कोई कंफ्यूजन सब दिया, इंट्रोडक्शन देखिए, इंट्रोडक्शन में दिया है, डेफिनेशन दी है। अगर बोलते व्हाट इज HTML, तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये कह रहा है HTML इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग अ वेब पेज। इसका मतलब क्या है, एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है, तय है कि दुनिया में कोई भी वेबसाइट डेवलपमेंट की वेबसाइट आएगी, ठीक है, दुनिया में कोई वेबसाइट डेवलपमेंट की वेबसाइट आएगी, वो इस स्टैंडर्ड को खत्म नहीं कर सकता, इसी स्टैंडर्ड के अनुसार चलेगा, ठीक है। फिर कह रहा है HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। बिल्कुल सही, HTML वेबसाइट के पेज, जो वेब पेज होता है उसका स्ट्रक्चर ही डिसाइड करता है। जैसे कि टाइटल लगाना है तो कौन सा टैग होगा, पैराग्राफ लगाना तो कौन सा टैग होगा, इमेज लगानी तो कौन सा टैग होगा, वीडियो डिस्प्ले करना तो कौन सा टैग होगा, ठीक है। अगर हमें कंटेंट को स्क्रॉल कराना है लेफ्ट डाउन अप डाउन तो कौन सा टैग होगा, ये सब कौन डिस्क्राइब करते हैं, HTML, ठीक है। फिर क्या बोला, HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट, होती है एलिमेंट से चलता है पूरा सीरीज होगी, उसी सीरीज के अनुसार पूरा काम करेंगे। फिर क्या था, HTML एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, ठीक है। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट, मतलब कि HTML के जो टैग होते हैं, एलिमेंट होते हैं, तो ब्राउजर को बताते हैं कि क्या डिस्प्ले करना है, कौन सा कंटेंट कैसा बिहेव करेगा। क्लियर नहीं है डेफिनेशन जिसमें बीच में सही लाइन है, ठीक है। ये डिस्प्ले ब्राउजर को बताते हैं क्या डिस्प्ले, जैसे कि ये टैग आपको क्या बताता है कि टाइटल में ये टाइटल डालो, ठीक है। सर आपकी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ अब सही हो रही, ठीक है। तो थोड़ा हॉल टाइप आवाज आ रही है, मतलब अच्छा, एको हो जाता पूरा, इसको सेट करते हैं। एको एको नहीं सर, मतलब आवाज मोटी हो जा रही है। अच्छा, मोटी हो रही है आवाज,
नो सर, अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है ना? पहले ठीक ठीक। बेटा अर्पिता, आपको आवाज अच्छी से आ रही है मेरी? हाँ सर, अभी आ रही है, उसके बाद ही आ रही है। कभी देखो, हाँ कभी ये इशू, अभी मैं बता रहा हूँ, क्लियर करता हूँ कि क्लास थोड़ा सा और बचा है ना, वो करके मैं बाकी जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ऑनलाइन क्लासेस के अभी मैं क्लियर करता हूँ क्या इश्यूज आते हैं ना। तो ये भी क्लियर है, HTML एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, ये क्लियर है। HTML elements label pieces of a content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link, etc. ऐसे हमने बताया कि ये आगे जो बताएंगे इसका मतलब ये होगा, मतलब जो टैग जो डेटा होता है ना वो डबल कोड के अंदर अपन डिस्प्ले कराते हैं इस तरह से। ये इसका स्ट्रक्चर है बेसिकली। एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट होता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि पहले डॉक टाइप HTML होगा, फिर HTML होगा, फिर हेड होगा, फिर टाइटल होगा, टाइटल में टाइटल लिखेंगे, हेडिंग होगी, बॉडी होगा, बॉडी के अंदर कंटेंट लिखेंगे, इस तरह से होगा। तो नीचे इनने एक्सप्लेन की है सारी चीजें, जैसे कि डॉक टाइप HTML declaration define that this document is an HTML5 document। मैंने पहले बताया था आपको, ये अगर लिखा है तो ये बात समझ लीजिए कि आपका जो कोड है ये HTML5 का कोड है, HTML5 का डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो HTML5 का डॉक्यूमेंट है, मतलब इसमें HTML5 वाले टैग ही चलेंगे, पुराने टैग काम नहीं करेंगे, ये बात क्लियर है, ठीक है। फिर HTML से शुरुआत होगी, फिर हेड लगेगा, फिर टाइटल लगेगा, फिर बॉडी आएगी, बॉडी के अंदर कंटेंट देखो लिखा ना, बॉडी, बॉडी एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी and is a container for all visible content such as a heading, paragraph, images, hyperlinks, tables, list, etc. बहुत सारी चीजें हो सकती है बॉडी के अंदर, ये सारे कंटेंट्स आएंगे। अब देखिए what is an HTML elements, ठीक है, इनने दिखाया ये एलिमेंट्स ऐड, ठीक है, ये टैग नेम है, ये कंटेंट है, ये टैग क्लोज है, ठीक है, ये हेडिंग है, हेडिंग बंद हो रही है, पैराग्राफ ऊपर पैराग्राफ बंद हो रहा है, इस तरह से मैं दिखा दिया ये। अब देखिए दिखा रहे हैं स्टार्ट टैग, एलिमेंट्स ये फर्स्ट हेडिंग, ठीक है, एलिमेंट कंटेंट्स, एंड टैग, स्टार्ट टैग, एंड टैग। नीचे देखो ब्राउज BR, इसका कोई एलिमेंट नहीं होता और कोई क्लोजिंग नहीं होती, बस लगा देते BR, खत्म, ठीक है। अब ये तो हो गया, ये फंडामेंटल यहाँ भी दिखा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक एस्टिमेट, ये क्लियर है इतना कंटेंट, ये मैंने इसलिए वेबसाइट बता दी आपको कि कभी कोई कोड देखना हो तो इसमें सारे कोड्स दिए हैं, सिर्फ इससे कोड नहीं दिए, CSS, जावास्क्रिप्ट, एसक्यूएल, पाइथन, जावा, PHP सब इस पे, ये देखो सब दिख रहा है, जेंगो वेंगो सब दिख रहा है इसमें, NumPy है, एक्सेल है, jQuery है, बूटस्ट्रैप है, C#, सब इसमें, रेक्ट सब दिए इसमें, आप इससे भी सीख सकते हैं सारी चीजें, ओके। लेकिन कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो इसमें लिखा कि पढ़ लेंगे आप, करेंगे कहाँ वो अलग चीज है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? यस सर। हम सीखेंगे HTML पेज को कैसे क्रिएट करें, ठीक है। इसके स्टेप्स कुछ होते हैं, इन स्टेप्स को आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, सभी कुछ कर लीजिए, आगे आपको क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है। HTML पेज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट अ फोल्डर, एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। स्पेसिफाई चीज बता रहा हूं मैं, जो कि स्टैंडर्ड जो यूज होता है, स्टैंडर्ड जो चलता है उसके अनुसार ही सारी चीज रहेगी। सबसे पहले क्रिएट करना एक फोल्डर, क्योंकि हम अपने बनने वाले HTML पेजेस को कहीं भी रखने वाले नहीं है, कि कल के दिन अब कोई आपसे पूछे कहाँ है आपका पेज, तो आप एक क्वेश्चन मार्क लेकर बैठो कि कहाँ है, ढूंढना पड़े कुछ, ऐसा ना हो। तो किसी भी ड्राइव में, डेस्कटॉप में या लैपटॉप, कहीं पे भी आपको एक फोल्डर क्रिएट करना अपने नाम से, उस पर्टिकुलर काम से जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या कहते हैं, ओपन नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करना है, ठीक है।
इसके बाद स्टेप्स क्या कहता है, क्रिएट एक मिनट, एक स्टेप्स में देख लूं, ठीक है, क्रिएट HTML, राइट HTML कोड, HTML कोड को हम लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद सेव द कोड विथ एक्सटेंशन .html, ठीक है। स्टेप 5, एक्सप्लोर वेब पेज ऑन द ब्राउजर, ठीक है। ये स्टेप्स क्लियर है सभी को? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख यस लीजिए, जो सर। भी लगता है कर लीजिए। इसको फॉलो करना है, इसको करना है। आगे भविष्य में बहुत अच्छा रहेगा, आप फॉलो करेंगे। यदि आप कहीं आगे टीचिंग का काम करते हैं, ठीक है, या वेब डेवलपमेंट में जाएंगे, तो आपको अपने कलीग्स को बताना पड़ेगा सारी चीजें, जो आपके अंडर में आएंगे जो लोग है ना, उनको इस तरह से हम फॉलो कराएंगे स्टेप्स, ठीक है। इसी तरह इसका यूज करके हम एक HTML पेज डिजाइन करने वाले, ठीक है, करते हैं। ठीक है, ये हमारा ये डेस्कटॉप है, ठीक है। इस डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाने वाला हूँ। मैंने राइट क्लिक किया, ठीक है, राइट क्लिक करके न्यू, और ये फोल्डर आगे, ये मैंने किया। तो एक फोल्डर यहाँ बन रहा है, इसका मैं नाम देख रहा हूँ, पंडित शंभू नाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी, ठीक है। देखिए फोल्डर मैंने बना दिया PNPSNSU, ठीक है, ये बन गया फोल्डर, ओके। ये देखिए खाली है फोल्डर, ब्लैंक है ना फोल्डर, ये देखिए। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है, नोटपैड को ओपन कीजिए, ठीक है। तो नोटपैड प्लस प्लस यहाँ कहीं मुझे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ जाके ले लूंगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे नोट एड, ये दूसरा स्टेप हो गया नोटपैड प्लस प्लस ओपन करने का, ये नोटपैड प्लस प्लस आ गया, ठीक है। ये सारे कोड लिखे, इन सब कोड को बंद करता हूँ फिलहाल। ये सारे कोड बंद हो गए, ठीक है। अब यहाँ मैं HTML कोड करने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ लिखा HTML, ये देखो ऑटोमेटिक हिंट आ रही है लिखने पे, जैसे हम टाइप करेंगे ऑटोमेटिक देगा HTML। अगर या तो आप टैब दबाइएगा, टैब दबाने से क्या होगा, उस डेटा को ले लेगा, टैब में दबाया। फिर इसके बाद आएगा हेड टैग, हेड, ये क्लोज किया हमने, ठीक है। हेड टैग के अंदर आएगा टाइटल टैग, ये क्लोज किया, और इसमें मैंने लिखा दिस इज फर्स्ट वेब पेज, ये हमने कंटेंट बनाया, ठीक है। और इसके जस्ट ये है, यही तो हम करते हैं टाइटल टैग को बंद। वाई ऑटोमेटिक टाइटल, आपको टैब प्रेस करना है, ठीक है, तो टाइप भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद हेड को क्लोज करना है, हेड ओपन हुआ था, हेड को क्लोज करना है, ये देखिए ये हेड आया, हेड को मैंने बंद किया, ठीक है। उसमें आएगा बॉडी टैग, ये बॉडी ओपन हुआ, बॉडी को मैंने क्लोज किया, और यहाँ एक पैराग्राफ लिख देते हैं, कुछ भी टाइप तो नहीं करेंगे, कुछ कॉपी पेस्ट करते हैं कहीं से।
इतना कंटेंट कॉपी करके ये हमने पेस्ट कर दिया। काफी ज्यादा डेटा हो गया है ना, ये देखिए थोड़ा कम कर देते डेटा। ठीक है, उसके जस्ट बाद एंटर करेंगे, बॉडी को बंद करेंगे। इसका स्टेप्स यही होगा, सीक्वेंस ये होगा, बॉडी में बंद किया। ठीक है, इसके बाद हम बंद करेंगे HTML को, क्योंकि ये सारे क्लोज है। टाइटल क्लोज हो चुका है, हेड क्लोज हो चुका है, ऊपर HTML बचा था, बॉडी का HTML को बंद किया जाएगा। देखिए HTML ये आगे और ये बंद किया। अब इसको हम सेव करेंगे। सेव कहाँ करेंगे? उसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो हमने क्रिएट किया था। सेव पे क्लिक करेंगे, ये आएगा डायलॉग बॉक्स। डेस्कटॉप पे जाके हम फोल्डर में लेते हैं, ये आ गया हमारा पंडित शंभुनाथ शुक्ल वाला, हमने ओपन कर लिए। और यहाँ पे आप, यहाँ बहुत सारे एक्सटेंशन मिलेंगे, आप उसकी चिंता नहीं करना है, यहाँ जाना है। ठीक है, और यहाँ लिखना है web1.html। एक बार टेस्ट कर लेते हैं क्या बोलता है। ये सेव किया, सेव करते ही साथ क्या देखो उसका चेंज हुआ फॉर्मेट। सेव करते सब क्या हुआ, ये देखिए इसका पूरा सब बदल गया, ये कलर्स आ गए, इस तरह से बन गए। ठीक है, और जो हमारी वेबसाइट है उसमें आप देखेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये HTML पेज। इसको एक्सप्लोर करना है, राइट क्लिक करके ओपन विथ ब्राउजर। तो हमने किया गूगल क्रोम पे। ये देखिए गूगल क्रोम पे हमारा पेज आ गया, आगे ना ये देखिए दिख रहा होगा आपको। ये देखिए ऊपर हेडिंग आ गई, दिस इज आवर फर्स्ट वेब पेज। ये हमारे घर लिखा गया कंटेंट जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर है? ये स्टेप्स क्लियर है सभी को? यस सर।